जय हिंद दोस्तों। इस CGPSC यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में पढ़ा था, जो कि उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। इस क्लास में हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ चेंजेस करने पड़े, है ना, उसे कुछ बेटर बनाना पड़ा। तो उसी को संशोधित जब किया गया तो उसका नाम क्या पड़ा? अमेंडिंग एक्ट 1781। ठीक है, अमेंडिंग एक्ट 1781। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत है ना, मतलब पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि उसके 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो अभी क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल, है ना, इन काउंसिल के मतलब देखिए मैंने बताया था आपको, एक सब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है उन, है ना, वो मतलब 4 मेंबर्स रहते थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में। एक गवर्नर जनरल था और उसके 4 मेंबर्स रहते थे, है ना। तो ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल बोलते थे उसको। तो इनके बीच में किसके बीच में, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच में क्या होता था, अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद होने लगा। अधिकार क्षेत्र का मतलब क्या है कि कौन से क्षेत्र में आप काम करेंगे और कौन से क्षेत्र में मैं काम करूँगा। मतलब जैसे मान लो, जैसे हमारे घर में मम्मी पापा होते हैं, ठीक है, तो मम्मी के कुछ काम होते हैं, पापा के कुछ काम होते हैं, राइट। तो क्या होता है, मम्मी की कुछ दायरे होते हैं, मतलब मम्मी जैसे खाना बनाती है, कपड़े धोती है ना, वगैरह वगैरह। पापा भी अपना काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं या फिर बाहर के मार्केट सब्जी वब्जी लाते हैं, तो उनके उनके काम का दायरा रहता है दोस्तों, है ना। तो इससे क्या है, अगर कोई पर्सन एक ही काम को कर रहा है, 2 पर्सन एक ही काम को कर रहे हैं ना, तो क्या होता है, उनमें झगड़े की गुंजाइश रहती है ना। तो इसलिए क्या है, कामों के बीच में बंटवारा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसको अपने अपने ढंग से सब करते हैं। तो इसी तरह अधिकार क्षेत्र को लेकर जब विवाद बढ़ने लगा तो क्या हुआ, इन विवादों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या बनाया, अमेंडिंग एक्ट 1781। ठीक है, मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी खामियां थी उसको उनका सुधार करने के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया, यही एक्ट, अमेंडिंग एक्ट 1781। अब देखिए मुख्य प्रावधान क्या थे इसमें। देखिए, गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल के आधिकारिक क्षेत्रों को, आधिकारिक कार्यों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। ठीक है, मतलब कि जो गवर्नर जनरल था, है ना, और उसकी काउंसिल थी, जैसे हमने ये पॉइंट अभी डिस्कस किया है ना, अधिकार क्षेत्र, दोनों के अधिकार कार्य थे। जैसे मतलब गवर्नर जनरल के और काउंसिल के जो अधिकार कार्य थे उसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखेंगे, मतलब दोनों का अधिकार क्षेत्र तय हो गया, है ना, जैसे मैं पहले भी समझाया आपको। फिर सुप्रीम कोर्ट को रेवेन्यू मैटर्स, या फिर रेवेन्यू मैटर का मतलब क्या होता है, राजस्व के मामले। राजस्व मतलब जो भी उन टैक्स वगैरह प्राप्त होता था बंगाल से उनको, है ना, उससे धन प्राप्त होता था, उसको राजस्व बोलते हैं। तो मतलब कि वहाँ के जो भी आमदनी होती थी, रेवेन्यू या फिर राजस्व के जो मामले थे उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार किसका था, गवर्नर जनरल का। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी से रोका गया। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ, यानी कि हिंदू के रीति रिवाज, हिंदू के नियम कानून, और मुस्लिम लॉ, मुसलमानों के लिए मुस्लिम लॉ, है ना। हिंदू, अगर आप हिंदू हैं तो आपको के ऊपर हिंदू कानून चलेगा, और मुस्लिम है तो मुस्लिम कानून चलेगा। ठीक है, तो इसका प्रावधान किया गया तथा कस्टम्स एंड यूसेजेस को मान्यता दी गई। मतलब कि जो पुरानी रीति रिवाज थे, है ना, पुरानी परंपराएं थी, उनको क्या किया गया, मान्यता दी गई। ठीक है। प्रोविंशियल कोर्ट्स, ये प्रोविंशियल कोर्ट क्या होते हैं, तो प्रांतों में जो कोर्ट होती थी, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य जहाँ जहाँ फैला था उन क्षेत्रों के जो उनको अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। तो उन प्रांत में जो कोर्ट थे, है ना, मतलब उनमें प्रांतों में जो न्यायालय थे, वहाँ पे जो अपील आती थी वो उसको कौन देख सकता था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, मतलब गवर्नर जनरल उसका काउंसिल ही देखता था, ना कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्रोविंशियल कोर्ट्स का जो मुद्दा था, अपील थे वहाँ पे, है ना, वो आगे चल के कहाँ जा सकते थे, केवल गवर्नर जनरल इन काउंसिल, मतलब उसकी गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को समाप्त कर दिया गया। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को, यानी कि उसका जो क्षेत्राधिकार, जुरिस्डिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया गया तथा उसे मुख्यतः कलकत्ता तक सीमित किया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ तक काम कर सकता था, मुख्यतः कलकत्ता में काम कर सकता था। ठीक है, प्रांतों में जो भी अपील होती, प्रांतीय कोर्टों में वो गवर्नर जनरल देखता था, इन काउंसिल देखता था। ठीक है, तो इसका महत्व हम अब समझते हैं, सिग्निफिकेंस यानी महत्व हम समझते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो क्या था, उसकी कमियों को दूर किया गया पहला तो। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के बीच में टकराव खत्म हुआ। ठीक है, और जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव शक्तियों के बीच सीमा स्पष्ट हुई। ठीक है, मतलब कि उनकी क्या क्या सीमा थी, यानी कि उनके क्षेत्राधिकार वगैरह स्पष्ट किए गए कि तुम यहाँ काम कर सकते हो, तुम यहाँ काम कर सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, ताकि उनमें कोई टकराव ना हो। उसके बाद कंक्लूजन क्या निकलता है इसमें, अगर एक लाइन में हम इसको समराइज करना चाहें तो इसमें है कि अमेंडिंग एक्ट 1781 के सुप्रीम कोर्ट को जुरिस्डिक्शन को स्पष्ट कर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियां, मतलब 1773 में जो कमियां थी ना दोस्तों, उसको इस अमेंडिंग एक्ट में क्या किया गया, दूर किया गया। और सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है ना, किसका, सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से किया गया। ये इसका कंक्लूजन है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से लाभ हुआ होगा। इसी तरह हम पॉलिटी के जो भी अगले एक्ट्स हैं उसको हम अच्छे से डिस्क्राइब किया करेंगे, और जो भी यहाँ पे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स रहेंगे पॉलिटी में, हम उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे CGPSC चैनल को ज़रूर से करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि हम इसी तरह के अच्छे वीडियोस आपके सामने लाते सकें और आपको पढ़ाई में हमारी तरफ से पूरी मदद मिल सके। इसी के साथ हम ये आज की वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।